कि रीजन विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024। तो ये जो रीजन फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024 है, ये सिर्फ इंडिया की वजह से है। वो भी हम टैक्स दे रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, गवर्नमेंट सेल्फ टैक्स। अब बात आती है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी आईएमएफ पाकिस्तान को बोलती है कि आप अगर पाकिस्तान आईएमएफ के पास जाता है कि मुझे कर्जा दो, तो आईएमएफ क्या बोलती है? कंडीशंस लगाती हैं। पूरे रीजन में अगर कोई कंट्री इस वक्त तरक्की कर रहा है, अगर किसी की जीडीपी तेजी से आगे भाग रही है, और अगर किसी एक कंट्री में ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जिससे ये पूरा रीजन आगे बढ़ रहा है, तो वो इंडिया है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 23% उसका शेयर है जीडीपी के अंदर, लेकिन अगर हम डेटा के हिसाब से बात करें तो सिंध के अंदर हवाले से पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक वार्निंग भी जारी की है। पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की पिक्चर है, एक स्टार पिक्चर, एक बहुत नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की है कि भारत की इकोनॉमी 7.4% से ग्रो हो रही है, वहीं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है 1.1% से ग्रो हो रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया, उन्होंने क्या बोला इस पर आप देखिए इस वीडियो में। एशिया रिपोर्ट पर एक एनालिसिस, वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया रिपोर्ट आ गई है, जिससे ये पता चलता है कि साउथ एशिया को इंडिया ने बचा लिया है। भारत ने साउथ एशिया को इमर्जिंग मार्केट्स और इमर्जिंग इकोनॉमीज में तो लाकर खड़ा कर ही दिया है, लेकिन इसी के साथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि रीजन विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024। तो ये जो रीजन फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024 है, ये सिर्फ इंडिया की वजह से है। इसकी वजह ये है कि इसमें जो डिटेल्स मौजूद हैं वो ये बताती हैं कि पूरे रीजन में अगर कोई कंट्री इस वक्त तरक्की कर रहा है, अगर किसी की जीडीपी तेजी से आगे भाग रही है, और अगर किसी एक कंट्री में ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जिससे ये पूरा रीजन आगे बढ़ रहा है, तो वो इंडिया है। मैं ये इसलिए कह रही हूं कि मैं आपको ये बताती हूं कि उन्होंने जो जायजा पेश किया है उससे हमें क्या पता चलता है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक वार्निंग भी जारी की है। पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की पिक्चर है, एक स्टार पिक्चर, एक बहुत डार्क पिक्चर पाकिस्तान की इस वर्ल्ड रिपोर्ट में सामने आई है, जिससे पता ये चलता है कि 1 करोड़ और लोग, 1 करोड़ मजीद पाकिस्तानी पॉवर्टी लेवल से नीचे जाने वाले हैं, और 10 मिलियन पीपल जो कि ऑलरेडी इतनी अच्छी सिचुएशन में नहीं है, लेकिन अब वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस रीजन के जितने कंट्रीज हैं साउथ एशिया में, उनमें पाकिस्तान सबसे बिलो रेट पर जा रहा है। 1.8% जीडीपी ग्रोथ। मुझे ये बताइए कि 1.8% पर कौन सा कंट्री जो है वो आगे चल सकता है। पाकिस्तान की 1 पॉइंट, मैं आपको सब कंट्रीज का बताई देती हूं किसका कितना है। इसमें पाकिस्तान का 1.8% है। नेपाल पाकिस्तान से आगे है, 3.3% जीडीपी ग्रोथ। भूटान 4.9% जीडीपी, और बांग्लादेश 5.6% जीडीपी के साथ आगे है। ये देखिए, अब मैं अभी भारत की बात नहीं कर रही हूं, मैं अभी बात कर रही हूं भूटान की, नेपाल की, बांग्लादेश की। ये तीनों कंट्रीज पाकिस्तान से ना सिर्फ आगे हैं बल्कि कितना आगे हैं, 3.3%। नेपाल जिसके ऊपर बड़ा क्राइसिस था अभी कुछ दिन पहले, अभी भी उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, उसका भी पाकिस्तान से कितने परसेंट ऊपर है, वो 3.3% पर है, और पाकिस्तान 1.8% पर है। तो 1.8% जीडीपी के साथ आप कैसे आगे बढ़ेंगे, आप मुल्क कैसे आगे चलाएंगे। अच्छा, जो इंडिया के लिए वर्ल्ड बैंक ने इसमें एनालिसिस पेश किया है और जो प्रेडिक्शन की है वो 7.5 जीडीपी है, लेकिन ये बात की जा रही है कि ये 7.5% जीडीपी से आगे जाएगी। लेकिन भाई अगर आप 7.5% भी ले लें, हालांकि अभी जो कुछ दिन पहले की रिपोर्ट्स आई थी भारत की, वो 8.3 और 4% की आ रही थी, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो दुनिया के उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की। लेकिन अब जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में सबसे आगे जो इस वक्त कंट्री है वो 7.5% है। तो आप बाकी सबकी जब जमा कर लेते हैं ना, ठीक है, जरा प्लस माइनस कर लें, आप भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इन सबको आप प्लस कर लें, तो आपको पता ये चलता है कि इन सब के बराबर, इन सब से ज्यादा जीडीपी जो है वो इंडिया की है। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि इस रीजन को, साउथ एशिया को, वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में इंडिया ने बचा लिया। तो जनाब, उनका ये कहना है कि जो इस वक्त इंडिया है
वो एक इमर्जिंग मार्केट के तौर पर और एक ऐसी जगह पर नजर आ रहा है कि वो साउथ एशिया को लीड कर रहा है और यही कंट्री लीड करके आगे चलेगा और रीजन विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024 ओनली ड्यू टू इंडिया। क्योंकि बाकी मैंने बांग्लादेश, अच्छा बांग्लादेश इसके अंदर अच्छी, उसकी कारकर्दगी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, 5.6% पे है बांग्लादेश और जाहिर है कि बांग्लादेश में भी इसका अपना हिस्सा है, लेकिन वहां पर भी जो है कुछ चीजें चलती रहती हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन खास तौर पर जो उसमें कही जा रही है, जैसे कि इंडिया में भी देखिए, वैसे तो हर कंट्री में कोई ना कोई क्राइसिस रहता है, जॉब्स जो हैं उसका काफी क्राइसिस रहता है, इसके अलावा और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें डेवलपमेंट होने की जरूरत है, लेकिन मसला ये है कि एक इकोनॉमी जो है वो सिर्फ नीचे जा रही है और वो पाकिस्तान है। अच्छा, अब इसमें फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो मैंने देखा जरा पाकिस्तान पे तफसीली हम डाल लें नजर, तो उस पर पता ही चलता है कि पाकिस्तान में मजीद 1 करोड़ अफराद का गुर्बत की लकीर से नीचे जाने का खदशा है। आलमी बैंक वर्ल्ड रिपोर्ट ने ये दी है रिपोर्ट। यानी मुझे जब मैंने ये ढूंढा कि वर्ल्ड बैंक पे कोई पाकिस्तान में बात कर रहा है तो सीधा सीधा इक्का दुक्का मुझे नजर आया, जियो पे मुझे मिल गई ये वाली रिपोर्ट और मैंने देखी भाई, मतलब आप जो असल में बात करने वाली बात है वो आप बात ही नहीं करें कि देखिए क्या ये आप कैसे निकलेंगे इससे। फिर ये है जनाब के जो मैक्रो इकोनॉमिक खतरात हैं वो पाकिस्तान पर रहेंगे, कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है और पाकिस्तान में कर्जों के बोझ में और इजाफा होगा। जाहिर है आईएमएफ के पास आप जा रहे हैं, आईएमएफ से आप मांग रहे हैं, आप लकीरें नाक से निकाल रहे हैं और वो आपको ठीक है उस प्लान दे रहा है, लेकिन आईएमएफ का प्लान देने का मतलब ये थोड़ी है कि आप मुश्किलात से निकल जाएंगे। आप तो मजीद मुश्किलात में क्यों है मैं आपको बताती हूँ। वो भी हम टैक्स दे रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, गवर्नमेंट सेल्फ टैक्स। अब बात आती है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी आईएमएफ पाकिस्तान को बोलती है कि आप अगर पाकिस्तान आईएमएफ के पास जाता है कि मुझे कर्जा दो, तो आईएमएफ क्या बोलती है, कंडीशंस लगाती हैं। क्या कंडीशन लगाती हैं कि आप टैक्स लगाओ। तो टैक्स लगाने से क्या होता है, टैक्स लगाने से चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो महंगी होने से क्या होता है कि लोगों का परचेसिंग पावर डिक्रीज हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो अगर कोई लेने वाला नहीं हो तो क्यों प्रोड्यूस करेंगे, तो अगर वो प्रोड्यूस नहीं करते, जी जी, प्रोडक्शन कम होने से क्या होगा कि वो बंदा जो है वो एम्प्लॉयमेंट हायर नहीं करेगा। वो अगर अपने जो एम्प्लॉय उसको बोलेगा कि मेरा इतना काम नहीं चल रहा तो आप यहाँ से जॉब से चले जाएं, उसको फायर कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई और उसके बाद प्रोडक्शन भी कम हुई, जीडीपी जिसको बोलते हैं हमारी, उसकी ग्रोथ भी हमारी डिक्रीज़ हो गई। तो अब क्या हल है, अब गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट रेवेन्यू जिसको हम बोलते हैं, तो वो आता है एक डायरेक्ट टैक्सेस से और दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस से। डायरेक्ट टैक्स हम जिस तरह से किसी भी प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाई या इनकम पे टैक्स लगाई उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स उसको बोलते हैं जिस तरह से हमारा जीएसटी वगैरह आ गई, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू यहाँ तक आता है। गवर्नमेंट के अंदर जिस तरह से रेवेन्यू टैक्स होता है, जीएसटी वगैरह डायरेक्ट, उसके बाद नॉन रेवेन्यू होता है, जिस तरीके से टूल प्लाजा टैक्स हैं या जो हमारे ये चालान वगैरह जो करते हैं। अब मसला ये है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है, अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है, खर्चा ज़्यादा है, इस वजह से वो आईएमएफ की तरफ जा रही हैं, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि अगर हम देखें कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 23% उसका शेयर है जीडीपी के अंदर, लेकिन अगर हम डेटा के हिसाब से बात करें तो सिंध के अंदर 12 लाख तक अगर एग्रीकल्चर लिस्ट वाले की इनकम है तो 12 लाख तक वो टैक्स नहीं दे रहा। उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर 4 लाख तक है, पंजाब के अंदर 4 लाख तक है, केपी के अंदर मतलब वो 4 लाख तक टैक्स नहीं दे रहे। और